बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं गंगा विलास की। एमवी गंगा विलास जो एक रिवर क्रूज है, और ये रिवर क्रूज जो देश में रिवर क्रूज यानी नदी पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हालांकि देश में पहले भी रिवर क्रूज होते रहे हैं, लेकिन अब क्या कुछ बदलेगा इस गंगा विलास रिवर क्रूज से? क्या मायने हैं इस रिवर क्रूज के, जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, और किस तरह देश में नदी पर्यटन के साथ साथ अंतर्देशीय परिवहन को भी किस तरीके से ये आगे बढ़ाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लेंगे हम इस विशेष कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं कि ये एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज आखिर है क्या। दरअसल अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो गंगा विलास रिवर क्रूज है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसे 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में इसका शुभारंभ किया जाएगा। जी हां, 13 जनवरी वो तारीख है जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज इसकी शुरुआत होगी वाराणसी से। ये इतना लंबा रिवर क्रूज किन मायनों में है, तो आपको बता दें कि 27 नदियों में 3200 किलोमीटर की यात्रा के 51 दिन शामिल हैं इस गंगा विलास रिवर क्रूज में। 3200 किलोमीटर, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है ये। यात्रा की अगर हम बात करें तो आपको यह भी बता देते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत होगी वाराणसी से। हमने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री 13 जनवरी को इसकी वाराणसी से शुरुआत करेंगे, और इसका जो समाप्ति होगी वो होगी असम के डिब्रूगढ़, यानी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का सफर होगा गंगा विलास का। और इस सफर के दौरान भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा ये क्रूज। कौन कौन से हैं ये 5 राज्य? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और वहीं बांग्लादेश में ढाका के बाद भारत के असम में जाकर डिब्रूगढ़ में ये समाप्त होगा। भारत के लिए रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत के तौर पर इस गंगा विलास को देखा जा रहा है। क्या रहेगा इसका यात्रा क्रम, आपको आइए मैप के जरिए दिखा देते हैं कि ये गंगा विलास यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ेगी। यहां आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वाराणसी से इसकी शुरुआत होगी, जैसा हमने आपको पहले बताया। वाराणसी से आगे बढ़ते हुए गाजीपुर, बक्सर से होते हुए ये पटना पहुंचेगी। 8वें दिन पटना पहुंचेगी, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये कोलकाता आएगी। 19वें दिन ये कोलकाता पहुंचेगी, और कोलकाता के बाद आप देख सकते हैं ये गंगा का रूट है जो दिखाया जा रहा है, लेकिन यहां से बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट शुरू हो जाता है। और ये 24वें दिन हेमनगर, बांग्लादेश हेमनगर पहुंचेगी, और हेमनगर के बाद ये ढाका, बांग्लादेश के ढाका पहुंचेगी। और 39वें दिन पे ये यहां से ब्रह्मपुत्र का रिवर रूट शुरू हो जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहते हैं। और ये धुबरी जो सीमा पर, भारत बांग्लादेश सीमा पर पड़ता है, 39वें दिन ये धुबरी पहुंचेगा, और उसके बाद 42वें दिन गुवाहाटी पहुंचेगा। 49वें दिन ये माजुली पहुंच जाएगा, और माजुली के बाद डिब्रूगढ़, 51वें दिन डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 51वें दिन, जी हां, 51 दिन की यात्रा रहेगी ये गंगा विलास की। और इस यात्रा में ये पूरा जो सफर हमने आपके सामने दिखाया, ये पूरे सफर की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या है विशेषता गंगा विलास की? 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, लेकिन इसके साथ साथ सभी सुविधाओं से लैस 3 डेक हैं, 18 कक्ष, या हम इंग्लिश में स्वीट्स बोलते हैं, जिसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण मुक्त प्रणाली, शोर नियंत्रण तकनीक से लैस होगा ये। तो वही पहली यात्रा की जिसकी हम लगातार बात करें 13 जनवरी से शुरू होगी, उसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल होंगे। और डिब्रूगढ़ कब पहुंचेगी ये यात्रा? हमने कहा 51 दिन, 1 मार्च 2023 ये तारीख है जब ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। और ऐसे में भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जैव विविधता का अनुभव लेंगे तमाम पर्यटक जो इस यात्रा में शामिल होंगे। ये बात थी गंगा विलास की। लेकिन यहां से हम आगे बढ़े तो आपके सामने अब चर्चा करना चाहेंगे अपने विशिष्ट मेहमानों के साथ कि आखिर इस यात्रा के देश के लिए, देश के नदी पर्यटन के लिए क्या मायने। हमारे से जुड़े विशिष्ट मेहमान सुनील कुमार सिंह जी, जो सलाहकार हैं अंतर्देशीय जलमार्ग, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से। स्वागत आपका सुनील जी। और हमारे साथ आशुतोष गौतम भी जुड़े हुए हैं, जो सदस्य तकनीक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से हैं। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत। सुनील जी, सबसे पहले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रिवर क्रूज पहली बार देश में शुरू हो रहा है, तो ऐसे में ये जो गंगा विलास के इतने लंबे रिवर क्रूज की परिकल्पना की गई है, क्या सोच रही इसके पीछे, क्या परिकल्पना रही इसके पीछे, जिसके आधार पर इस दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का आयोजन किया जा रहा है? ममता जी,
मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सोच के पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी परिकल्पना थी कि हमारे देश में जो आज तक इनलैंड वाटरवेज जिसको कहा जाता है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पे कभी इतने काम नहीं हुए थे। तो ये 2016 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें मार्गदर्शन में 111 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज इन द कंट्री। इसके अंतर्गत अब हम लोग या बनारस से लेकर के जहाँ तक बताया कि आपने बताया कि ये डिब्रूगढ़ तक जा रहा है, उससे आगे तक जलमार्ग 2 और जलमार्ग 1 को जोड़ने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कई कदम उठाए, जिनमें से फेयरवे डेवलपमेंट करना, इनके आने जाने के लिए रास्ता बनाना, जहाज़ों के लिए टर्मिनल्स बनाना और नेविगेशनल एड्स वगैरह रखना, ताकि अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास को एक दिशा मिले। जो अभी 2% है हमारे मॉडल मिक्स में, उसको बढ़ा करके हम करीब 2030 तक करीब 5% तक ले जाना चाहते हैं। तो इस सोच के लिए हमने कई काम किए, कई सिग्निफिकेंट इंटरवेंशंस हमारे मंत्रालय ने किया है, जिसके कारण से ये संभव हो पाया कि ये जहाज बिना रुके, बिना किसी सुनील जी आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़े स्तर के प्रयास किए गए जिसके बाद ये संभव हो पाया है, और इन प्रयास की भी मैं बात आपसे करूंगी। लेकिन आशुतोष जी उससे पहले, क्योंकि ये जो पूरा हमने रूट दिखाया है गंगा विलास का, इस पूरे रूट की सबसे बड़ी अहमियत है कि 51 दिन जो पर्यटक इस क्रूज में बिताएंगे उन्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे। कहां तक हमारे देश की समृद्ध विरासत को भी विश्व के सामने प्रस्तुत करेगा ये क्रूज? धन्यवाद ममता जी। जैसा कि आप जानना चाह रही हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो क्रूज़ है ये एक नए सिद्धांत, नए तरीके और नई परिकल्पना के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर 51 दिनों में लगभग 40 ऐसे पर्यटक स्थल देखे जा सकेंगे हमारे फॉरेन टूरिस्ट्स के द्वारा, साथ में जो बीच में अगर हमारे देशीय टूरिस्ट भी होंगे। इसमें आप देखें, आपने पूरे नक्शे के आधार पर पूरा ये बताया है कि ये किन किन राज्यों से गुजर रहा है, जिसमें कि आईबीपी रूट से भी, बांग्लादेश से भी ये जाएगा। अगर हम शुरुआत करें वाराणसी की, तो वाराणसी से कवर करते हुए ये सारनाथ, हमारे मुख्य स्थलों को पूरा देखते हुए वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे टूरिस्ट हैं उनको ऐसी जगहों पर ये लेकर जाएगा जहाँ जो कि पूरे रास्ते में अनटैप्ड हैं, जिनको कि आज तक जो है देखा नहीं जा सका, और सड़क और रेल यात्रा से वो कनेक्ट होना, जो कि नदी के किनारे जो हैं हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विरासत के तौर पर, उनको कवर करना फ्रीक्वेंटली संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में नदियों के किनारे जो हमारी बसी हुई सभ्यता है, उनके जो हेरिटेज पॉइंट्स हैं, अनटैप्ड हैं। यूपी में अगर आप आगे बढ़ें तो बिहार में भागलपुर, बिहार में हम तक्षशिला के किनारे से, इसके साथ साथ अगर हम और आगे जाएं तो वेस्ट बंगाल में मायापुर धाम, आगे जाएं तो मुर्शिदाबाद के पास हमारा हज़ारद्वारी, उसके बाद सुंदरबंस में जब हम एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि बाली गांव, ऐसी स्थान जो बहुत ही कम लोगों को ज्ञात हैं, उनको इस क्रूज़ के माध्यम से कवर किया जाएगा। और आसाम में डिब्रूगढ़, आसाम में काजीरंगा को हम नदी के किनारे से इस ऐतिहासिक जगह को, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगह है, उसको नदी के किनारे से देखेंगे। इस जगह पर नॉर्मली टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं, जो कि इनसाइडर जोन कहलाता है इस पूरे राष्ट्रीय पार्क का। जी बिल्कुल, यानी ये सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन सुनील जी, चूंकि हम ये तमाम अगर हम पर्यटक स्थलों को देखते हैं तो एक चीज तो स्पष्ट है जो हम आपसे भी जानना चाहेंगे और ज्यादा इसके बारे में, कि हमारे उत्तर पूर्व पर पूरा फोकस है इस क्रूज का। तो क्या ये जब अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास की बात करते हैं तो वाराणसी से ब्रह्मपुत्र के बीच तक का अगर हम देखते हैं, डिब्रूगढ़ के बीच का, तो बहुत काफी जलमार्ग विकसित है। क्या हम ये माने कि पूर्वोत्तर पर पूरा फोकस रहेगा इस क्रूज का? जी ममता जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि
नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, पूर्वोत्तर का पोर्शन है, जो आज तक आइसोलेटेड रहा था, उसको किस तरह से एक कनेक्टिविटी दिया जाए हमारे बंदरगाहों के साथ, जो हमारे ईस्ट कोस्ट पे बंदरगाह है कलकत्ता और हल्दिया। तो इस सोच के साथ हमारा किया गया नेशनल वाटरवे 1, जो गंगा बनारस से हल्दिया तक। फिर हमारा इंटरवेंशन रहा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर। इसके पहले आपको ज्ञात होगा कि आज़ादी से पहले हमारा अधिकतर जो ट्रेड हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट का, पानी के रास्ते से हुआ करता था, बांग्लादेश के रास्ते से हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद ये रास्ता बंद हो गया था, जो अब हमारे पिछले कुछ सालों में कई एग्रीमेंट्स हमने किए बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ, ताकि हमारा नॉर्थ ईस्ट अपने बनारस से शुरू होकर के सडिया तक ये पूरा रास्ता इंडो बांग्लादेश के रास्ते से जोड़ सके। उसके लिए हमने कई समझौते किए, जिसमें कार्गो मूवमेंट भी होता है, पैसेंजर मूवमेंट भी होता है। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के ऊपर जो ड्रेजिंग वगैरह करा करके हमने नदियों का रास्ता भी बनाया है, उनके साथ एग्रीमेंट किया है, जिसके कारण से हमारी जो नाव हैं, हमारी जो शिप्स हैं, वो बिना रुके अब ब्रह्मपुत्रा के रास्ते करीब सडिया और डिब्रूगढ़ तक जाती हैं। और इसके कारण से ये संभव हो पाया कि हमारी ये शिप जो है बिना रुके बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ तक जा रही है। मुमताज, ये जो सफर है, इस दौरान बहुत रोचक देखने को मिलेगा, चाहे ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, या फिर हमारी जैव विविधता को दिखाने वाले स्थल। तो ये सभी पर्यटकों को देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आशुतोष जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब हम पर्यटन की बात करते हैं, नदी पर्यटन की, तो ये एक बहुत बड़ा बाजार है। वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं कि 5% की दर से बढ़ रहा है ये बाजार। 2027 तक इसके 37% तक पहुंचने की संभावना दिखाई जा रही है। ऐसे में भारत में, क्योंकि पहले भी क्रूज होते रहे हैं, गंगा विलास के साथ भारत किस तरह इस वैश्विक नदी पर्यटन के बाजार में अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही हम लोग सौभाग्य हमारा है कि कभी हम पहले ये कहा करते थे कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड या यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन अब हमें ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि लोग जो हैं हमारे देश को अब देखने आ रहे हैं। और इस क्रूज़ में, जैसा आपने बताया था और सुनील जी ने बताया, कि 32 विदेशी यात्री जो स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, वो हमारे भारत को जो है बहुत अच्छे दर्शनीय स्थलों को देखेंगे और फिर यहाँ से जाकर पूरे विश्व में उसका एक प्रोपेगेशन करेंगे। जहाँ तक आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, या जहाँ तक आपने कहा कि किस तरीके से ये क्रूज़ का डेवलपमेंट आगे आने वाले समय में हमारे देश में क्रूज़ डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और हमारे मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में एक विज़न 2047 जो है वो डेवलप किया है हमारे मंत्रालय ने। और उस विज़न में आगे आने वाले समय में लगभग 3000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल रिवर क्रूज़ के ऊपर, क्रूज़ तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन रिवर क्रूज़ के ऊपर ममता जी 3000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान किया गया है, जिसको कि ग्रेजुअली फेज्ड वाइज्ड मैनर में वो किया जाएगा। और जैसा कि आप जानती हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाता है तो उसके साथ साथ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग उसके 2.5 से 3 गुना होता है। तो लगभग इसके साथ ऐसा इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा करीब 7-8 हज़ार करोड़ का, जो कि इस पूरे सेक्टर को आगे आने वाले समय में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कराएगा। मैं साथ में ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि नदियों के किनारे लगभग जो है हमारी 30 से 35% आबादी नदियों के किनारे बसी हुई भी है और उसी की इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट भी है। ऐसे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यदि हम नदियों के किनारे की एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें। जैसा सुनील जी ने अभी बताया कि बहुत सारे इंटरवेंशंस जो हैं वो गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में, नेशनल वाटरवे 3 में और अन्य 111 नेशनल वाटरवेज में किए जा रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए यदि अभी हम लोगों ने गति शक्ति के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गति शक्ति जो परिकल्पना है उसके आधार पर
बाईसैग से ये डिटेल्स हमने प्राप्त की, जो कि हमारा एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें से ये पता चला है कि करीब करीब 15% आबादी को, जो नदियों के किनारे गंगा और ब्रह्मपुत्रा में के किनारे स्थित है, उसको डायरेक्ट फायदा होगा। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा सुनील जी ने बताया कि 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस विजन में इंक्लूड किया गया, जो केवल रिवर क्रूज के लिए है। साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर नदियों के किनारे हमारी बढ़ती है और क्रूज और साथ में कार्गो हमारा बढ़ता है, तो हमारा सड़कों पर और रेल के ऊपर जो इस समय प्रभाव पड़ रहा है और जो दबाव है ट्रैफिक का, वो भी काफी कम होगा। यानी उन पर निर्भरता कम हो जाएगी और वाटरवे जाहिर है कि ये सस्ते होते हैं, तो इसलिए इसका भी फायदा जाहिर है कि जो आप एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, पहलू बता रहे हैं, वो आशुतोष जी पूरा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका दिखेगा। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो सुनील जी, अभी तक कार्गोस तो चल ही रहे थे, मालवाहक जहाज तो चल ही रहे थे, लेकिन अब क्रूज के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। ऐसे में जब आप बात करते हैं कि हम ढांचागत विकास कर रहे हैं, जैसे जलमार्ग 2 पर अगर हम राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करते हैं, तो उसमें 10 यात्री टर्मिनल नए बनाए जा रहे हैं। तो इनके आधार पर जिस तरीके से और जिस रफ्तार से ये जो ढांचागत विकास हो रहा है हमारे बंदरगाहों का और ये वाटरवेज का, उसके आधार पर किस तरह का भविष्य भी देखते हैं आप? क्योंकि अभी सबसे लंबा क्रूज, लेकिन जाहिर है कि बहुत स्कोप है, बहुत संभावनाएं हैं क्रूज के बाजार में भी हमारे पूरे देश में। जी, एक्चुअली ममता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाली ब्रह्मपुत्र पे नहीं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे और 4 नदियों के ऊपर भी हम लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे कोपिली नदी है, धनसिरी नदी है, बराक नदी है, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। और बराक नदी को भी हम लोग अब इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से के जरिए हल्दिया पोर्ट से जोड़ रहे हैं। तो इसके कारण से अब बराक नदी और ये के जुड़ने से उसके आसपास, जैसे मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, इनको भी अब एक अल्टरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है नदियों के जरिए, असम के अलावा। इसी तरह से हमारा एक और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये रिवर क्रूज जो अभी आप बता रहे हैं बनारस से लेकर डिब्रूगढ़ जा रहा है, इसके अलावा हमारे NW3, हमारा जो नेशनल वाटरवे 3 है, जो वेस्ट कोस्ट कनाल है, वहाँ पे भी काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा सुंदरबन एरिया में ऑलरेडी रिवर क्रूज हमारा नेशनल वाटरवे 97 बोलते हैं, उस पर भी चल रहा है। इसके अलावा 8 और नदियों पर ये रिवर क्रूज ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश है कि करीब 25 नदियों पर, 25 नेशनल वाटरवेज के ऊपर रिवर क्रूज का आवागमन हम बढ़ा सके। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष जी, आपको लगता है कि ये जो हम नदी पर्यटन की बात करते हैं, थोड़ा महंगा, क्योंकि गंगा विलास तो बहुत 5 स्टार लग्जरीज हैं इस क्रूज में, लेकिन आम जन को भी इससे जोड़ना जरूरी होगा कि जिससे कि क्रूज चल रहे हैं या भविष्य में जिनकी प्लानिंग की जा रही है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक आम जन को हम घूमने फिरने के लिए प्लान करें तो हम भी जरा सोचे कि चलिए कोई रिवर क्रूज लिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी काम हो रहा है। बिल्कुल ममता जी, आप सही कह रही हैं। ये तो एक सिंबॉलिक सैंपल है, और मैं समझता हूं कि ये चूंकि बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न और बहुत ही सभी व्यवस्थाओं और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, तो इसके लिए इसको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और उसी के फी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है डिज़ाइन किया गया है। ये भी अगर पूरे इंटरनेशनल एरिना में अगर हम देखें तो ये भारतीय और इंटरनेशनल टिकट्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सस्ता है। आगे आने वाले समय में इसी को देखते हुए जब बाकी पोटेंशियल इस पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी डेवलप होगा और लोग जो हैं इसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और देशीय टूरिस्ट्स के लिए रिवर क्रूज और इन सारी चीज़ों के लिए डेवलप करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ये जो है और सस्ता भी होगा। इस समय भी जो है अगर पूरे इंटरनेशनल कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये काफ़ी सस्ता है। और चूंकि जैसा आपने बताया कि ये हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और जैसा आप जानती हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो केवल हिंदुस्तान को देखने आते हैं और हिंदुस्तान को एंजॉय करने आते हैं, तो उनके लिए इन टिकट्स की कॉस्टिंग और इन
उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित नहीं करता है। मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये बहुत और अच्छे से आगे बढ़ेगा और काफ़ी धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होगा। जी, और आशुतोष जी, इसी के साथ जुड़कर मेरा अगला भी सवाल आप ही से पूछना चाहूंगी कि जैसे बजट हम जानते हैं कि आवंटन बढ़ गया है, आपने खुद बताए फिगर्स कि किस तरीके से अब और आवंटन किया गया है ताकि हम इन इनलैंड वाटरवेज को डेवलप कर सके, कार्गो के साथ साथ पर्यटन तथा अन्य परिवहन के लिए भी। लेकिन इसके साथ जैसे कहा जाता है फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों को डेवलप करना होगा, नदी के दोनों किनारों में विकास संभव हो सके उन सब दिशा में भी काम करना होगा। तो कौन से ऐसे और पहलू हैं जिनके बारे में हम लोग कम जानते हैं, लेकिन आप अगर हमें जानकारी दे सके कि जिन पर काम किया जा रहा है साथ साथ, ताकि एक एकीकृत विकास नजर आए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और जैसा सुनील जी ने बताया कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे इंटरवेंशंस हमारे गंगा पर जो हैं, वाराणसी में हमारा एक टर्मिनल बनाया गया है, साहिबगंज में एक हमारा मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है बनाया गया है, हल्दिया में हम लोगों ने एक मल्टी मॉडल टर्मिनल एक बनाया है, जो कि पूरी तरह से जो है तीनों टर्मिनल्स हमारे जो हैं अब लगभग तैयार हैं और जो है काम करने के लिए बिल्कुल। साथ में ही नॉर्थ ईस्ट में, जैसा सुनील जी ने बताया कि सारी नॉर्थ ईस्ट में हमारी कम से कम 20 नेशनल वाटरवेज हैं, जिसमें से कि 15 आसाम के अंदर हैं। और इन वाटरवेज को, नेशनल वाटरवेज को अलग अलग समय पर फेज्ड वाइज हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बोगीबील में माननीय मंत्री जी के प्रेरणा से एक वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वहाँ से जो है कार्गो को हल्दिया तक किस तरीके से लेके आना है, वो इसी रूट के ऊपर नेशनल वाटरवे 2 के ऊपर हम लोग ब्रह्मपुत्रा के थ्रू, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के थ्रू हम जो है हल्दिया तक लेके आएंगे, ताकि नॉर्थ ईस्ट के कार्गो के लिए जो है एक पोर्ट की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध हो सके। जी, तो इस सब के लिहाज से देखें तो बहुत काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं किया गया वो पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंक्लूडिंग कमेंट्स चाहूंगी सुनील जी आपसे सबसे पहले कि मंत्रालय की सोच के आधार पर जिस तरीके का काम हो रहा है, किस तरह की दूरगामी सोच और लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है? ममता जी, मैं इसका जवाब देने से पहले एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था, जो अपने आशुतोष जी ने बताया। आपने पूछा कि नदी के दोनों तरफ हमें डेवलप करना चाहिए जी। तो उसका प्लान एक्चुअली अभी हमारा बनारस से लेकर के हल्दिया तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 62 कम्युनिटी जेटियों को बनाने का कार्यक्रम है, जो नदी के दोनों तरफ रहेंगे। इसलिए और नदी के दोनों तरफ और क्रॉस रिवर मूवमेंट के लिए भी हम लोग उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं, फेयरवे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि जो उसके किनारे बसे हुए लोग हैं, जो फिशरमैन हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फ्लोरिस्ट हैं, उनको अपने मार्केट में अपना सामान ले जाने में काफ़ी सुविधा हो, उनको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। दूर दूर तक नदी के ऊपर आप जानती हैं कि क्रॉसिंग काफ़ी दूर दूर तक पुल होते हैं, तो उससे बचने के लिए, ताकि वो लोग अपने एक बोट के जरिए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने मार्केट में डायरेक्टली अपना सामान पहुंचा सके। इसके अलावा एक हमारा, आपको जैसा आशुतोष जी ने बताया कि इसी तरह का प्लान हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भी है, क्रॉस रिवर मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। बाकी आपने पूछा कि लॉन्ग टर्म विजन जो हमारे मंत्रालय का है, हमारे मंत्रालय का लॉन्ग टर्म विजन है कि 2030 तक, जो अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा ममता जी, कि पहले 2014-15 के आसपास हमारे नदियों पर करीब 30 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो का मूवमेंट होता था, जो बढ़कर इस समय 2021-22 में 109 मिलियन टन हो चुका है जी, बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेंशन। और यही हमारे मंत्रालय की सोच है कि आगे 2030 तक हमने एक विजन बनाया है, जिसके अंतर्गत इसको बढ़ा करके 200 मिलियन मेट्रिक टन कर देंगे। जी, यानी बड़े लक्ष्य हैं जिनके साथ काम किया जा रहा है। चलते चलते बहुत संक्षेप में आशुतोष जी, रिवर क्रूज को लेकर, लग्जरी रिवर क्रूज को लेकर आप भी देशवासियों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की प्रगति के ऊपर जो है देखें, आगे आने वाले समय में इसमें बहुत पोटेंशियल है। जो व्यवसायी, जो कॉरपोरेट बॉडीज़, वो इसके अंतर्निहित पोटेंशियल को गेज करें। और जैसा सुनील जी ने बताया है कि आगे आने वाले समय में, लास्ट ईयर हमने अपने ट्रैफिक को 30% जो है, लगभग 30% से ज़्यादा बढ़ाया है। आगे आने वाले समय में ये और बढ़ेगा।
इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है और कार्गो और रिवर क्रूज को ध्यान में रखते हुए भारत देश के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे इसमें बढ़ें, तो मैं समझता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, वाराणसी से डिब्रूगढ़ की जब हम बात करते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, हमारे देश के उद्यमी जो अलग अलग देश के हिस्सों में हैं, अब वो भी अन्य देश के हिस्सों की नदियों के बीच इस तरह की पहल में सरकार के साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी और सुनील जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।